मैंने उससे पूछा था कि उसने करामत को देखा है कि वो अपने घर में है या नहीं। उसने बड़े यकीन से कहा कि करामत उसकी बीवी को ले गया है, लेकिन उसने ये मालूम नहीं किया था कि करामत घर से गायब है या नहीं। अब वो कह रहा था कि रिपोर्ट वापस ले रहा है, और अगर उसके ससुर ने उसके खिलाफ पुलिस को मुकदमा दिया तो वो मुनव्वरी का जेवर पूरा कर देगा। यहाँ से मुझे ख्याल आया कि उसकी बीवी अगर भाग ही गई है तो वो जेवर या सारा जेवर लेकर नहीं गई, और जाहिद उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए कह रहा है कि वो सारा जेवर साथ ले गई है। ऐसा अक्सर होता है और अब भी होता है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो तो एक पार्टी ने थाने में यूं रिपोर्ट लिखवाई कि दूसरी पार्टी ने घर में दाखिल होकर हमला किया है और औरतों के कानों से झुमके बालियां उतार कर ले गए हैं। ये इल्ज़ाम साबित करने के लिए औरतें अपने कान तक जख्मी कर लेती हैं। एक तो जेवर के मुतालिक मुझे शक हुआ और कुछ शकूक और थे, इसलिए मैं करामात के घर गया। अब मैंने जाहिद के घर जाने की भी ज़रूरत महसूस की। जाहिद से कहा कि वो मुझे अपने घर ले चले। वो पसोपेश करने लगा। वो घबरा रहा था और कुछ देर बाद उसकी घबराहट इतनी बढ़ गई कि वो बात करता था तो ज़बान साथ नहीं देती थी। उसके घर पहुंचने तक वो कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करता रहा। मैं सिर्फ ये बात समझ सका कि पुलिस का किसी के घर जाना बेइज्जती का बायस होता है। बाकी उसने जो कुछ भी कहा वो मैं न समझ सका, और मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की। उसके घर में दाखिल हुए तो सहन में एक नौजवान और दो आदमी उससे ज़्यादा उम्र के बैठे हुए थे। नौजवान शक्ल सूरत में जाहिद का भाई लगता था, वो उसका भाई ही था। दूसरे दो के मुतालिक मैंने पूछा तो बताया गया कि इनके करीबी रिश्तेदार हैं जो गांव में रहते हैं। दोनों हम उम्र लगते थे, 24-25 साल उम्र होगी। मुझे याद आया कि मुनव्वरी के बाप मलिक नूर अहमद ने मुझे बताया था कि जाहिद के ख़ानदान की रिश्तेदारी देहात में ऐसे लोगों के साथ थी जिनके यहाँ दुश्मनी की बिना पर कत्ल और लड़ाई मार कुटाई का सिलसिला चलता रहता था। इसी वजह से मैं इस ख़ानदान से वाकिफ़ था। मैंने दोनों के नाम पूछे। वो आपस में चचाजाद भाई थे। दोनों के बापों के नाम पूछे। इनमें से एक के बाप को 5 साल सजाए कैद ज़ेर दफ़ा 307 हुई थी। वो मुझे याद आ गया। उसके बेटे से पूछा कि वो अपने बाप से मिलने जेल जाता है या नहीं। उसने बताया कि वो और घर वाले जाते रहते हैं। तुम दोनों कब जेल जा रहे हो? मैंने दोनों से मजाक किया। दोनों माशाल्लाह जवान हो गए हो। ये तो हमारे दुश्मनों पर मुनहसर है जी, एक ने कहा। वो कभी कभी सर उठाते हैं। अब जेल जाने की हमारी ही बारी है जी, दूसरे ने हंसते हुए कहा। मैंने जाहिद से पूछा कि इनके साथ उसका क्या रिश्ता है। उसने कोई रिश्ता बताया जो करीबी तो नहीं था लेकिन बहुत दूर का भी नहीं था। मुझे याद नहीं रहा कि ये रिश्ता क्या था। रिश्ते से तो हमारी दोस्ती ज़्यादा है, दोनों में से एक ने कहा। मैं जाहिद को एक कमरे में ले गया तो बाहर देखा वो दोनों बाहर जा रहे थे। मैंने आवाज़ देकर दोनों को बुला लिया और कहा कि वो यहीं बैठे रहें। जाहिद को एक कमरे में ले जाकर पूछा कि जेवर कौन से ट्रंक में रखा था। उसने एक ट्रंक खोलकर दिखाया। 2 ट्रंक और टीन के 2 सूटकेस भी थे। बस यही ट्रंक और सूटकेस हैं, जाहिद ने कहा। मैंने आपको बिल्कुल सच बताया है कि वो सारा जेवर ले गई है। मैं जेवर के मुतालिक इतना ज़्यादा संजीदा नहीं था, लेकिन उसने 2-3 बार कहा कि यही ट्रंक है, यही ट्रंक है। आपने सारे ट्रंक और सूटकेस देख लें, किसी में भी जेवर नहीं मिलेगा। मैं दूसरे कमरे में गया। उसमें 2 पलंग बिछे थे। मैं कोई और इशारा या सुराग देख रहा था, और ये मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे एक पलंग के नीचे एक सूटकेस पड़ा नजर आया। जाहिद, मैंने उसे कहा, तुम तो कहते थे कि बस यही ट्रंक और सूटकेस हैं, एक तो ये पड़ा है। ओह, जाहिद ने कहा, इसकी मुझे याद नहीं रही थी। मैंने कहा था कि इस कमरे में यही ट्रंक और सूटकेस हैं। उसने बात ऐसे अंदाज से कही कि मुझे गुस्सा आ गया। मैं साफ समझ गया कि ये शख्स मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने गुस्से का इजहार करते हुए उसे कहा कि बाहर निकालो इस सूटकेस को और खोलो। मैंने उसके अंदाज में नुमाया तौर पर झिझक देखी, जैसे वो इस सूटकेस को खोलना नहीं चाहता। मैंने धमाके जैसी आवाज़ में उसे कहा कि सूटकेस खोले। वो फौरन बैठ गया और सूटकेस पलंग के नीचे से घसीटा। ओह, उसने मेरी तरफ ऊपर देखकर कहा, इसकी चाबियाँ मेरी बीवी के पास थी, मालूम नहीं कहाँ रख गई है। मेरे साथ एक कांस्टेबल था। मैंने उसे कहा कि लोहार को बुला लाए। इसमें आपको क्या मिलेगा मलिक साहब, जाहिद ने कहा। मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि चाबियाँ तलाश करो, मैंने कहा,
मैं जानता हूँ चाबियाँ घर में मौजूद हैं। फिर ऐसे हुआ कि चाबियाँ घर से निकल आईं। कांस्टेबल लोहार को साथ लाने के लिए चला गया था। सूटकेस खुला, इसमें जाहिद के कपड़े थे, 2-3 किताबें थीं और कपड़ों के नीचे एक लंबूतरे डब्बे में जेवरात पड़े थे। ये किसका जेवर है? ओह, उसने कहा, जेवर तो ये पड़ा है। मैं समझा था कि वो साथ ले गई है। मैंने उससे कुछ न कहा। कोई संगीन जुर्म हुआ था या नहीं, ये तो अभी देखना था। मुझे इसी बात पर गुस्सा आ गया था कि ये शख्स मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है और मेरे साथ कैसे खेल तमाशे कर रहा है। इस मकान का एक कमरा और था। मैं इस कमरे में गया, वहाँ भी एक पलंग बिछा हुआ था और दीवार के साथ खूंटी से जनाना कपड़ों के 2 जोड़े लटक रहे थे। पलंग के नीचे घर में पहनने वाली एक चप्पल पड़ी थी जो डिज़ाइन और साइज से जनाना मालूम होती थी। पलंग के तकिए की तरफ दीवार के साथ सैंडलों के 4 जोड़े और एक जरी जूती सलीके से रखी हुई थी। इधर आ, मैंने जाहिद को बुलाकर पूछा, क्या ये तुम्हारी बीवी का कमरा है? जी हाँ, उसने जवाब दिया। वो इसी कमरे में सोती थी। और तुम? मैं अपने कमरे में, उसने कहा। 6-7 महीनों से हम अलग कमरों में सोते थे। इन जूतियों को देखो, मैंने कहा। इसके अलावा तुम्हारी बीवी की कोई और जूती है? वो कुछ देर देखता रहा। मैंने उसके सामने एक आदमी से कहा कि वो जाहिद की सास को यहाँ ले आए। हाँ हाँ, मैंने जाहिद से कहा, बोलो। उसकी यही जूतियाँ थीं, उसने कहा। और वो चप्पल वो घर पहनती होगी? हाँ जी, उसने जवाब दिया और 2-4 सेकंड बाद हड़बड़ाकर बोला, हाँ हाँ, एक जोड़ा और होगा जो वो पहनकर गई है। मुनव्वरी की माँ ने आने में ज़्यादा देर न लगाई। मैंने उसे भी मुनव्वरी की जूतियाँ दिखाकर पूछा कि इसके अलावा इसकी और कोई जूती थी? माँ ने जूतियाँ देखी और वसूख से जवाब दिया कि इनके अलावा इसकी और कोई जूती नहीं थी। करामत के घर पर भी मैंने जूतियों को ही सुराग रसानी का जरिया बनाया था और जाहिद के घर पे भी जूतियों को ही सुराग रसानी का जरिया बनाया। ये लोग मिडिल क्लास के थे। इनके हाथ दर्जनों के हिसाब से सैंडल वगैरह नहीं हो सकते थे। जिन औरतों के पास 4-5 जूतियाँ अच्छी किस्म की होती थीं, उसे अमीर या खुशहाल औरत समझा जाता था। मुनव्वरी की माँ ने कहा कि उसके अलावा मुनव्वरी के पास कोई और जूती नहीं थी। मैंने थोड़ी सी जिरा की तो उसकी माँ ने कहा कि मुनव्वरी दूसरे-तीसरे रोज़ उसके यहाँ जाती थी। घर दूर दूर तो नहीं थे, एक ही महल्ले में थे। माँ जानती थी कि बेटी के पास पहनने को क्या कुछ है। मैंने मुनव्वरी की माँ से पूछा कि मुनव्वरी की बहुत ही अजीज़ और हमराज सहेली कौन सी है। उसने 2 लड़कियों के नाम बताए, जिनमें से एक के मुतालिक उसने कहा कि ये उसकी हमराज भी थी। मैंने इस लड़की को बुलवा लिया और उसे बिठाकर उस पर जो खौफसा तारी हो गया था वो तसल्ली दिलासे देकर उतारा। पहले तो उसे मुनव्वरी की जूती दिखाई। उसने तस्दीक की कि उसके पास यही सैंडल थे, जिनमें एक जरी की जूती थी और एक घर में पहनने वाली चप्पल। इससे ये जाहिर हुआ कि मुनव्वरी नंगे पाँव गई है, जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। ताहम ये मामूली सा और कच्चा सा इशारा था। हो सकता है कि उसने जाने से 1 आध दिन पहले कोई जूती खरीदी हो, जिसका उसकी माँ को पता ना हो। एक बात बताओ, मैंने उस लड़की से पूछा, मुनव्वरी की करामत के साथ कोई ऐसे वैसे ताल्लुकात हैं क्या? लड़की ने कुछ शर्मो हिजाब से सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से सर हिलाया, जिसका मतलब था कि हैं। अपने खामिद के मुतालिक वो तुम्हारे साथ बातें करती होगी? मैंने पूछा। क्या बातें करती थी? इस लड़की का जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि जाहिद को मुनव्वरी ने शुरू में कबूल कर लिया था, लेकिन जाहिद ऐसा वहमी, बेहुदा और कमज़र्फ था कि मुनव्वरी पर झूठे इल्ज़ाम आयद करता रहता था, जिनमें नाकाबिले बर्दाश्त इल्ज़ाम बदचलनी का था। शादी से पहले करामत और मुनव्वरी की मोहब्बत थी। शादी के बाद मुनव्वरी करामत से हट गई थी। अब कोई 1 साल पहले मुनव्वरी ने खामिद के सलूक से तंग आकर करामत के साथ फिर मोहब्बत का सिलसिला शुरू कर दिया था। इस लड़की ने बताया कि 5-6 महीने से उसकी और जाहिद की बोलचाल इतनी ही रह गई थी कि मतलब की कोई अधूरी सी बात कर लेते थे। क्या मुनव्वरी ने तुम्हें कभी मजाक में या इशारों में बताया था कि वो इस घर से भाग जाएगी? मैंने पूछा। हाँ जी, लड़की ने जवाब दिया। ऐसे तो उसने कई बार कहा था। वो बहुत ही तंग आई हुई थी। वो कहती थी कि अम्मी और अब्बा तलाक नहीं लेने देते। फिर ये भी कहती थी कि जी चाहता है कहीं भाग जाऊं, और कभी तो दिल इतना कुड़ता है कि कुछ खाकर मर जाने की ख्वाहिश उठती है। इस लड़की से मैंने बहुत ज़्यादा पूछगछ की थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि रात के 12 बज चुके थे और मैं जाहिद के घर में बैठा तफ्तीश में मसरूफ़ था। मैंने इस लड़की से जहाँ इतने ज़्यादा सवाल पूछे, वहाँ एक सवाल ये भी था,
जिस रात मुनव्वरी गायब हुई वो रात याद करो, मैंने कहा। क्या उस दिन मुनव्वरी तुम्हें मिली थी या तुम उसके घर आई थी? वो आई थी, उसने जवाब दिया। थोड़ी देर बैठी और चल पड़ी। मैंने उसे कुछ देर और बैठने को कहा तो उसने बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कहा कि गांव से उसके खाविंद के 2 रिश्तेदार अभी अभी पहुंचे हैं, उनके लिए कुछ करना है। उसने बुरा सा मुंह बनाकर मेहमानों का जिक्र क्यों किया था? जिसे अपना खाविंद अच्छा न लगे उसे उसके रिश्तेदार भी बुरे लगते हैं, लड़की ने कहा। यह इंकिशाफ मेरे लिए अहम था और मुझे ये देखना था कि ये मेहमान कौन थे। इस लड़की को फारिग करके मैं इस घर से बाहर निकल आया। महल्ले के एक खास आदमी को अलग करके कहा कि वो ये मालूम करे कि उस रोज़ जाहिद के यहाँ गांव से कौन से रिश्तेदार आए थे। फिर मैंने जाहिद से पूछा कि जिस रात उसकी बीवी लापता हुई है उसके यहाँ मेहमान कौन आया था। उसने फौरन जवाब न दिया, कुछ देर सोचकर और ज़रा हकलाकर जवाब दिया, मेहमान तो कोई नहीं आया था। उसने कहा, गांव से 2 आदमी आए थे और वो थोड़ी देर बैठकर चले गए थे। मैंने उससे ज़्यादा उसे और कुछ न पूछा। मैं फिर अंदर चला गया। जाहिद का छोटा भाई अलग खड़ा था। मैंने उसे अलग करके यही सवाल पूछा। यही 2 आदमी आए थे जो अब भी इस घर में मौजूद हैं, उसने जवाब दिया। जाहिर है तुमने इन्हें 2 रात यहाँ रखा होगा, मैंने कहा। मुझे मालूम है कि इनके साथ तुम्हारी बहुत मोहब्बत है, ये दोनों बड़े अच्छे आदमी मालूम होते हैं। हाँ जी, उसने कहा। वो एक ही रात ठहरे थे। मैंने इससे और कुछ भी न पूछा और मैं अपने थाने को चल पड़ा। मैं अपने साथ जाहिद, उसके छोटे भाई और गांव से आए हुए उन दोनों आदमियों को भी लेता गया। थाने ले जाकर इन्हें अलग बिठा दिया और यह हुक्म जारी कर दिया कि इन्हें एक दूसरे से दूर दूर बिठाकर इनकी निगरानी की जाए। मैं खुद घर चला गया। सुबह जब थाने में आया तो इस महल्ले का वो खास आदमी जिसे मैंने मेहमानों के मुतालिक मालूम करने को कहा था, थाने में आया बैठा था। उसने बताया कि यही 2 आदमी जो अब भी यहाँ मौजूद हैं उस शाम जाहिद के यहाँ आए थे और 2 आदमियों ने बताया था कि वो मुंह अधेरे इस घर से निकलते देखे गए थे। वो आदमी जिन्होंने इन्हें देखा था वो मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे थे। मैंने जाहिद को अपने दफ्तर में बुलाया और बिठाया। जाहिद मियाँ, मैंने कहा, तुम इतने झूठ बोल चुके हो कि मैं अब तुमसे हर एक झूठ की अलग अलग वजाहत नहीं मांगूंगा और अब मैं तुम्हें यह मौका भी नहीं दूंगा कि तुम बताओ कि ये झूठ तुमने किस वजह से बोले थे। अब मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। अगर नहीं दोगे तो मैं पुलिस के सही तरीके से जवाब तुम्हारे सीने से निकाल लूँगा। तुम्हारी बीवी और करामत कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम है साहब, मैंने पूछा है, तुम्हारी बीवी और करामत कहाँ हैं? मैंने पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में पूछा। इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने मेज़ पर बड़ी ज़ोर से हाथ मारकर पूछा, तुम्हारी बीवी और करामत कहाँ हैं? उसके होंठ कांपने लगे लेकिन आवाज़ ना निकली। मैंने गर्ज कर कहा कि फ़ौरन बोलो और मैं उठ खड़ा हुआ। मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं तशद्दुद का कायल नहीं था, लेकिन जहाँ ये यकीन हो जाए कि ये मुश्तबा या मुलजिम या वाकई मुलजिम है और चक्कर देने की कोशिश में है तो उसकी खातिर तवाज़ो करना पड़ती थी। इस मुलजिम के मुतालिक जिसका नाम जाहिद था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि इसने क्या किया है, लेकिन इसने कदम कदम पर झूठ बोला था और मुझे गुमराह करने की कोशिश की थी। यही सबूत काफ़ी था कि इसने कोई संगीन वारदात की है या ये असल मुलजिमों को और असल वक़ुआ को जानता है। मैंने उसके साथ मज़ीद झकझक न की और एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और जाहिद को उसके हवाले करके कहा कि ये कुछ कहना चाहता है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। हेड कांस्टेबल उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। मैंने जाहिद के देहाती रिश्तेदारों में से एक को बुलाया। कब से यहाँ आए हुए हो? मैंने पूछा। हम कल सुबह आए थे, उसने जवाब दिया। पिछली बार कब आए थे? पिछली बार, उसने सोचकर जवाब दिया, कोई 1 महीना हो गया होगा। मैंने उसे बाहर भेज दिया और दूसरे को बुलाया। उससे भी यही सवाल पूछे। उसने जवाब दिया कि 1.5-2 महीने पहले। मैंने अभी जाहिद के छोटे भाई को न बुलाया, मैं दूसरे किसी काम में मसरूफ़ हो गया। 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त गुजरा होगा कि हेड कांस्टेबल हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया और कहने लगा कि जाहिद मुझे बुला रहा है। मैं गया। हेड कांस्टेबल ने उसे जिस पोजीशन में रखा हुआ था वो कम कम जाहिद के लिए 15 मिनट से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नहीं थी। उसकी आंखें गोश्त की बूटियों की तरह हो गई थीं। वो इशारे कर रहा था कि उसे ज़रा मोहलत दी जाए। मैंने उसे बिठा दिया, पानी पिलाया और उसे होशो हवास नॉर्मल हालत में लाने का वक्त दिया। मैंने इस दौरान उसे कहा कि ये पहली सीढ़ी है और अभी उसे सिर्फ जायका चखाया गया है। उसके लिए इतना ही काफ़ी साबित हुआ। उसके आंसू बहने लगे। मैं मजबूर होकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ,
उस ने रोते हुए कहा, मलिक साहब आपकी बहुत शोहरत सुनी है, मुझे बचा लें, सारी उम्र आपकी खिदमत करता रहूँगा। कुछ कहो तो सही, मैंने कहा, पहले अपना जुर्म सुनाओ ताकि मैं सोचूं कि तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ। तुम मेरे दुश्मन तो नहीं हो, मेरा तो तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। उसकी ज़बान पर बात आती और वापस चली जाती थी। जुर्म का इकबाल करने से पहले मुजरिम की यही कैफियत होती है। मैंने उसकी रहनुमाई की। मुझे यही बता दो कि तुम्हारी बीवी और करामत कहाँ हैं। मैंने कहा, वो जिंदा नहीं है। उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, ऐसे बोलो ना, अच्छा हुआ 2 बदकार इस दुनिया से उठ गए हैं। मैं इसी पर केस फाइल कर दूंगा कि मुनव्वरी और करामत इकट्ठे भागे हैं और कोई सुराग नहीं मिला। उसके हौसले में जान आ गई और उसने अपने जुर्म की हर एक तफसील सुना दी। वो मुनव्वरी की करतूत से तंग आ गया था, उसके बाप से डरता था और उसे तलाक नहीं देता था। मुनव्वरी के वालिदैन मुनव्वरी की हौसला अफजाई करते थे। जाहिद ने तंग आकर अपने इन गांव वाले दोनों रिश्तेदारों के साथ बात की। रिश्तेदारी के अलावा इनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात भी थे। उन्होंने जाहिद से कहा कि ये तो सारी बिरादरी की बेइज्जती है। इन दोनों ने जाहिद के साथ मिलकर मुनव्वरी और करामत को ठिकाने लगाने की स्कीम तैयार कर ली। जाहिद को मालूम था कि करामत तकरीबन रोजाना रात अपने एक दोस्त की बैठक में ताश खेलने जाता है। उन्होंने दिन के वक्त कस्बे के मज़ाफ़ात में टीलों के एक इलाके में एक जगह देख ली जहां लाशें छुपाई जा सकती थीं। वारदात की रात जाहिद ने मुनव्वरी का गला घोंट दिया। वो गहरी नींद सोई हुई थी। उसकी लाश को जाहिद, उसके छोटे भाई और इनके दोनों देहाती रिश्तेदारों ने दोहरा करके बोरी में डाला और बोरी का मुंह सुई से सी दिया। जाहिद के छोटे भाई ने देखा कि करामत अपने दोस्त की बैठक में ताश खेल रहा है। चारों ने घात लगाई। वो एक गली की नुक्कड़ पर करामत का रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए। करामत के दिन पूरे हो चुके थे। वो ताश खेल कर आया तो जाहिद, उसके भाई और ये दोनों रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया। 12:30 बजे की कुछ बात का वक्त था। उसे कहा कि वो उनके साथ खेतों की तरफ चले। गांव के दोनों आदमियों ने उसे चाकू दिखाए और उसे खेतों में ले गए। वो चाकुओं के डर से खामोशी से उनके साथ चला गया। खेतों में जाकर गांव के एक आदमी ने पीछे होकर करामत का गला हाथों में लेकर दबाया और उसे जान से मारकर छोड़ा। गांव के दूसरे आदमी ने उसे अपने कंधे पर पेट के बल इस तरह डाला कि उसका सर और बाजू कातिल की पीठ के पीछे लटक रहे थे और पांव आगे थे। वो बारी बारी उसको उठाकर उस जगह ले गए जहां एक चौड़ा टीला एक तरफ से दीवार की तरह सीधा था। इसमें एक कुदरती शिगाफ था जो जमीन से कुछ ऊपर था। अंदर से ये फराग था। वो एक कुदाल साथ ले गए थे। उन्होंने लाश वहां फेंकी और उस पर मिट्टी डालने लगे। गांव वाले आदमियों ने जाहिद और उसके छोटे भाई को साथ लिया और जाहिद के घर से वो बोरी उठा लाए जिसमें मुनव्वरी की लाश बंद थी। उसे भी वो वहीं ले गए। उन्होंने कुदाल से शिगाफ के अंदर खुदाई की थी जिससे वो जगह गहरी हो गई थी। मुनव्वरी की लाश वाली बोरी इसमें फेंककर ऊपर मिट्टी इस तरह डाली कि ऊपर से और दाएं बाएं से शिगाफ को खोदा और ये कब्र भरती चली गई और शिगाफ के अंदर मिट्टी का ढेर लग गया। इतना भयानक जुर्म इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से बयान कर दिया गया है। इसके लिए गैर मामूली दिलेरी और गैर मामूली मजबूत दिल की ज़रूरत थी। ये दिलेरी जाहिद के इन देहाती रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा थी। करामत को जब उठाकर ले जा रहे थे तो उस वक्त उसकी जेब से लिफाफा गिरा था। फिर एक स्लीपर और आगे जाकर दूसरा स्लीपर पाँव से निकलकर गिर पड़ा था जिसका इन चारों को इल्म ना हो सका। मुनव्वरी की तमाम जूतियां घर में रखी थीं क्योंकि उसे सोते में कत्ल किया गया था और बोरी में बंद कर दिया गया था। इन लोगों ने कत्ल के बाद की स्कीम इस तरह बनाई थी कि जाहिद सुबह थाने जाकर रिपोर्ट देगा कि उसकी बीवी करामत के साथ घर से भाग गई है। मैंने मुलजिमों की निशानदही पर लाशें बरामद की और बड़ी मेहनत से केस तैयार किया। जाहिद और उसके दोनों देहाती रिश्तेदारों को सजाए मौत और जाहिद के छोटे भाई को आनत जुर्म में 5 साल सजाए कैद हुई। अपील की गई थी लेकिन मुस्तरद हो गई।